नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। घटना सोमवार की है, यानी कि राजस्थान के शासन सचिवालय में सोमवार को एक मंत्री और विधायक आमने-सामने हुए। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। हमलों में शब्दावली भी कुछ इस तरह की थी कि ना मंत्री को शोभा देती, ना विधायक को। लेकिन 4 दिन पहले की घटना के बाद भी आज तक बीजेपी के भीतर और बाहर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार में हो क्या रहा है? क्यों विधायक और मंत्री आमने-सामने हैं और क्यों पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर इस तरह से वो दुनिया के सामने आकर एक दूसरे को जो है वो सचिवालय के कमरे के भीतर जो कुछ हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन मीडिया के सामने आकर क्यों इस तरह की बात कही कि मंत्री जी सो रहे हैं। रामविलास मीणा जो है, जो कि लालसोट से विधायक हैं और जब खुद मंत्री बनने की रेस में थे, जब नाम आ रहे थे तब, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भरसक कोशिश की कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाए, ऐसी बातें कहते हैं, सुना है। तो विरोधी गैंग जो है उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लालसोट के विधायक जो है रामविलास मीणा वो आते हैं और झाबर सिंह खर्रा जो कि यूडीएच मंत्री है, उनके खिलाफ मोर्चा खोला। इन्होंने गुस्से में खोला, एक सडन एक घटना विशेष से, हालाँकि उन्होंने कहा 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने से वो एक जय्यन चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी उनकी सुन नहीं रहे हैं, दफ्तर में आते नहीं हैं। एक विधायक का अपनी सरकार के मंत्री के लिए इस तरह का बयान देना, सरकार को तो निश्चित रूप से मुश्किल में डालता ही है, पार्टी को भी मुश्किल में डालता है। इसीलिए बीजेपी ने इस विषय पर प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये घर का मामला है, पार्टी के भीतर का मामला है। लेकिन जब जनता में मंत्री और विधायक जाते हैं और जनता के सामने इस तरह के बयान देते हैं, तो ये मामला घर का नहीं रहता है और इसलिए पार्टी की और सरकार की दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे विषयों पर स्पष्टता करे, ताकि ऐसे मामले भी नहीं आए और जनता के बीच किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं हो। अभी खबरें इस तरह की आ रही है कि बीजेपी में क्या ये बगावत शुरू हो गई है? क्या ये विधायक जो नाराज़ खेमा है, वो एक बार लामबंद हो सकता है, इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ। हमारे साथ राजेश कटारा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो राजेश कटारा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सत्ता में रहते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, सत्ता में आप 5 साल थे, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ये बहुत स्वाभाविक है, इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। मीना शर्मा जी, घटना स्वाभाविक है, परंतु ये जिस तरह की घटनाएं शुरू से ही हो रही हैं, पहले दिन से जिस दिन सरकार बनी है, उस दिन से सामंजस्य बैठ ही नहीं पा रहा और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब कर्मचारी नहीं लगेंगे किसी विधायक के यहाँ, तो जनता के काम कैसे होंगे? सामंजस्य सरकार चलाने वाले मुखिया या तो समझ नहीं पा रहे, या समझा नहीं पा रहे, या उनकी कोई मान नहीं रहा। तो इसलिए खुलकर, जैसे घर का मुखिया होता है, वो अगर कमजोर होता है तो वो लड़ाई रोड पर आ जाती है, वो परिवार से बाहर चली जाती है। तो ये लड़ाई इसी तरह की चल रही है। अभी कोई किसी की मान ही नहीं रहा, कोई किसी को समझ ही नहीं रहा कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन मंत्री है, कौन विधायक है, किसका क्या क्राइटेरिया है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या कर्मचारी लगाने कि नहीं लगाने। इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक अशोभनीय भाषा है। और ये इतनी बड़ी पार्टी कैडर की बात करते हैं, पार्टी कैडर है, तो वो उन लोगों को शोभा नहीं देती। उनकी करनी और करनी में बहुत फर्क है। तो हमारे यूपीएच मिनिस्टर साहब खर्रा साहब ने जो बोला, रामविलास जो जो है हमारे विधायक जी, उनके लिए इस तरह के शब्द, छोटे शब्द, तो मुझे लगता है ये अच्छा मैसेज नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर कलह बहुत ज्यादा है, जो धीरे धीरे आकर रोडों पर आ गई है और आने वाले दिन में हो सकता है और ज्यादा भी आपको देखने को मिले, परंतु इसको खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। अब विकास की बात कोई करता नहीं है। आज यूडीएच मिनिस्टर जी, आज देखो रोडों के क्या हाल है राजस्थान में, जयपुर में देख लीजिए, आप अजमेर जाके बता दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, कहोगे कि भाई हम तो कैंसिल कर दें, कोई ज्यादा बढ़िया है। पूरा रोड इतना खराब है, किसी गली में चली जाइए, किसी शहर नुक्कड़ बाजार में रोड पानी भरा हुआ है, जगह जगह कहीं कोई सिस्टम नहीं है। और ये रोड अभी टूटे, बरसात में इनकी 10 महीने सरकार है, नदी नालों पे जो पैसे नगर निगम में दिए थे उन्होंने, वो पैसे कोई हड़प कर गए और काम कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह की जनता की सुविधाओं पे ये काम करें, ज्यादा बेटर है, ना कि इस तरह की बयानबाजी करें। और आपसी कलेश ठीक है, हम भी कुछ नहीं कहते, आपसी कलेश है, पर कलेश रोडों पर आता है तो आपसी नहीं होगा, वो जनता की नुकसान होगा। उस पर विपक्ष को तो बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप घर के अंदर क्या करते हो कोई परेशानी नहीं है, परंतु जो बात रोड पर आ जाएगी उस पर विपक्ष को तो बोलना पड़ेगा।
जी मीना जी जी। जी राजीव जैन जी, जो राजेश कटारा जी को नजर आ रहा है, क्या राजस्थान की जनता को भी वही नजर आ रहा है, या यहाँ पर सत्ता पक्ष, विपक्ष और आम आवाम तीनों की आंखें अलग अलग लिहाज से देखती है? नहीं मीना जी, राजेश जी कुछ बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चीजें उन्होंने उल्लेख किया कि भाई जिस तरीके के आम जन के काम होने चाहिए, भाई बिजली पानी सड़क वगैरह के काम, तो देखा जाए तो पिछले 10 महीने से ये सरकार है, तो इस तरीके का भी कोई प्रभाव सरकार का कहीं सामने नजर नहीं आ रहा कि किस ढंग से जो जनहित के काम होने चाहिए वो उन पे कहीं ध्यान नहीं है। ये एक झावर सिंह खर्रा और रामविलास मीणा वाली बात तो उजागर हो गई, लेकिन मीना जी आप ये देखिए कि बहुत सारे विधायक बहुत नाराज हैं इन चीजों को लेके ही, कि उनके क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो रहा। जो असली काम, असली बात जो है वो अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले को लेकर है, उस पे विधायकों की बहुत नाराजगी, क्योंकि अब 10 महीने होने जा रहे हैं, दो महीने बाद 1 साल हो जाएगा सरकार का, तो आखिर विधायक सत्ता पक्ष के भी विधायक कब तक इंतजार करेंगे कि उनकी जो अपेक्षाएं होती है विधायकों की, और खास करके सत्ता पक्ष के विधायकों की जो अपेक्षा होती है सरकार बनने पर, तो वो पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं एक चीजें सामने भी आ रही हैं। अभी पिछले दिनों काफी विधायकों से और उनसे जब बातचीत होती है, चर्चा होती है, मालूम होता है, तो वो यही कहते हैं कि अभी हमको लग ही नहीं रहा कि सरकार बदल गई या उसी पुराने ढर्रे के काम चल रहे हैं। विधायकों की जो अपेक्षाएं है उनको अब सरकार को पूरा करना चाहिए, और जनता के हित के काम तो देखने ही पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है राजेश जी अभी बिल्कुल कहीं ना कहीं सही कह रहे थे। मेरे को उनकी बात में दम भी नजर आ रहा है, जैसे सड़कों की बात उन्होंने उठाई, तो मीना जी आपने खुद ने भी देखा होगा, जयपुर शहर में भी, मैं भी कल उदयपुर से आ रहा था, उदयपुर गया था, उदयपुर से आ रहा था बाई रोड, तो वास्तव में स्थितियां सब जगह कमोबेश एक जैसी हैं। जो स्थानीय निकायों के जो काम होने चाहिए, जो शहरों की सड़कों के या उस तरीके की, वो बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि मतलब जनता के हित में उनको नहीं कह सकते। अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी हम तो इसी चीज जी को उठा सकते हैं, तो इन्हीं इसका इन्हीं मतलब चीज। रामविलास मीणा जो कह रहे हैं कि 4 महीने से वो खर्रा जी के पास आ रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे, एक जेईएन तक नहीं मिल रहा है, इस तरह का उनका स्टेटमेंट है। खर्रा जी का कहना है कि भाई अभी बैन लगे हुए हैं, तो कैसे संभव है? अब जो बैन की बात है गोविंद चतुर्वेदी जी, चुनाव हो चुके, सरकार ने कामों की रफ्तार भी पकड़ ली। अब सरकार से आम आवाम और विधायक खास करके जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि उनके कुछ काम हों। तो इसमें सरकार की छवि पर इस तरह की घटनाओं का क्या असर पड़ता है गोविंद जी? निश्चित तौर पे बिना छवि तो इनसे खराब ही होती है, इनसे अच्छी भी होती है छवि। जो हम राजनीति की बात करते हैं कि राजनीति अगर किसी परसेप्शन से चलती है, धारणाओं से चलती है, तो धारणा अब क्या बनी, आपकी मेरी, हम 4 लोग अगर हैं डिबेट में, और जो नहीं है, जो सुन रहे हैं, वो भी तो यही सोचेंगे ना, कह रहे सरकार एक जेईएन भी नहीं लगा सकती। एक एमएलए कह रहा है भाई, एमएलए ने कहा यार, अरे बीजेपी के ही एमएलए ने कहा, तो इतनी जब बातें होंगी तो वो परसेप्शन खराब होगा, सरकार की छवि तो कोई अच्छी इन चीज़ों से नहीं बनेगी। जहाँ तक ट्रांसफर, पोस्टिंग और इन इश्यूज की बात है, मैं थोड़ा देर से जुड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोनों साथियों ने क्या कहा, वो राजीव जी का मैंने थोड़ा सा सुना, राजेश जी का मैं नहीं सुन पाया। लेकिन अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें तो मैं उस पर अपनी बात और कहना चाहता हूँ कि जी जहाँ तक जी ट्रांसफर जी पोस्टिंग की बात है, एक इशू है पोस्टिंग का, पदों को भरने का, और एक इशू है तबादले करने का। पद भरने के लिए तबादला करना कोई जरूरी नहीं है। पद भरने के लिए तो आपके पास आदमी होने चाहिए। आदमी अगर नहीं है तो आप कहाँ से पद भरेंगे? ये इधर से उठा के यहाँ कर देंगे। जो आमतौर पे हम पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी कि देश भर में हर जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज बन गए। मेरे दोनों साथी और आप खुद इनसे, इस फैक्ट से वाकिफ होंगे कि फैकल्टी कहाँ है? फैकल्टी तो है ही नहीं। तो फैकल्टी, अगर जो गवर्नमेंट ने अभी असेंबली में रिप्लाई किया, अगर 40% पद खाली हैं, 50% पद खाली हैं, तो मेडिकल कॉलेज कैसे चलेंगे और कैसे फिर उनमें बच्चे पढ़ेंगे? ये पासिंग में मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज ये है कि ट्रांसफ़र के लिए निश्चित तौर पे एक पॉलिसी होनी चाहिए, वो लंबे टाइम से
राजस्थान में उसकी इंतजार है, और ट्रांसफर पॉलिसी बनने के बाद बहुत चीज़ों का समाधान अपने आप हो सकता है। लेकिन उस ट्रांसफर पॉलिसी को बनाने के लिए एक राजनेता जो हैं, उन राजनेताओं को थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। आप देखिए, भारत सरकार की एक नीति है, कुछ नीति बैंकों में भी वही लागू रहती है कि बैंकों में और हर जगह ये तय है कि भाई एक आदमी इतने साल एक पद पर रहेगा, इतने साल एक शहर में रहेगा, इतने साल उसको रूरल सर्विस देनी होगी। तो हमको उस नाते से एक अच्छी नीति बियॉन्ड पार्टी लाइन, और उसके लिए अच्छा रास्ता ये है कि सारे राजनीतिक दल, केवल एक पार्टी का वो काम अगर होगा तो उससे पार नहीं पड़ेगी। तमाम राजनीतिक दलों को बैठ के अब उतनी हिम्मत जुटाना किसके लिए संभव है, किसके लिए संभव नहीं है, वो श्याम जी ज्यादा बता देंगे अभी आगे। लेकिन सर्वदलीय एक विचार मंथन करने के बाद एक नीति अगर हम बनाएं कि इस लेवल तक के आदमी का जिले से बाहर ट्रांसफर, चपरासी को आप भरतपुर से बाड़मेर भेज देंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा बेचारा। फिर आप कहेंगे करप्शन हो रहा है, ये कैसे 3 घर चलाएगा भाई, 2 घर नहीं चला सकता। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तो बाबू का भी ट्रांसफर जिले में होगा, या बाबू का जब तक कोई बड़ी शिकायत ना हो किसी के खिलाफ, तो एक कैडर तय करके कि इस कैडर के लोग जिले में रहेंगे, इस कैडर के लोग जिले से बाहर जाएंगे, इस कैडर के संभाग बदलेंगे, इस कैडर के कहीं भी जा सकते हैं। उस तरह की एक अच्छी नीति हमको बना के फिर उसको पालने के लिए राजनेताओं को, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनेताओं को, वो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, उनको ये धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा कि मैं लेके जाऊं और आप उसको फॉरवर्ड कर दें। वो काम नहीं करना चाहिए। जी तब तो फिर जी हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, जी श्याम सुंदर शर्मा जी, जो बात यहाँ पर रामनिवास मीणा जी ने कही, वो एकदम उनके मन की और उनकी थकान से निकली हुई उनकी परेशानी थी, या सोची समझी नीति के तहत उन्होंने इस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला? क्योंकि इसे बगावत के रूप में भी कुछ लोग देख रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, दो खेमेबाजी है, तो इसे खेमेबाजी के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर वो बार बार आ रहे थे, मंत्री से उनकी हॉट टॉक हुई, 2 लोग बैठते हैं, किसी विषय पर बातचीत नहीं हो पाती है, या विचार मेल नहीं खाते, हॉट टॉक हो सकती है, वो विभाग मतलब सरकार के मंत्री आपस में भी कर सकते हैं, विधायक भी आपस में कर सकते हैं। तो इसे उस मोमेंट की परेशानी और उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी नाराजगी, बेचैनी समझा जाना चाहिए, या सुनियोजित इसे साजिश कहा जाना चाहिए? लाल सोट से आते हैं। वो लाल सोट में आपको पता है कि जब कृषि मंत्री होने के बाद भी क्या स्थिति करे हुए हैं। तो देखिएगा, वो निःशुल्क से खर्रा साहब से मिले और खर्रा साहब ने कहा कि जब तबादलों पर सीएम ने प्रतिबंध लगा रखा तो मैं तबादला कैसे कर सकता हूँ। तो मुख्यमंत्री से आदेश करा सकते हो कि जीएडी परमिशन देती है स्पेशल रूप से, वो दे सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री के बजाय हम मंत्री, अब मंत्री को भी तरीके से, कभी माननीय विधायक खुद भी विधायक हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता हो कुछ उनकी आवश्यकता हो, उनको समझाना चाहिए, उस अधिकारी को डांटना चाहिए, भाई विधायक की बात मानिएगा। क्योंकि 9 महीने होने के बाद भी अगर शासन में खुद के लोग नहीं बिठाते, जिस प्रकार से होता है कि भाई गांव में अगर एमएलए अपने क्षेत्र में विधायक है तो थानेदार नहीं लगा सकता, अगर जेईन नहीं लगा सकता, या और जो इलाके के अधिकारी नहीं लगा सकता, तो उसका रुतबा नहीं चलता। अब रुतबा चलाने के लिए तबादले जरूरी है। हमें प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी भाजपा के कार्यालय में आए थे, मीना जी, सब विधायकों को उन्होंने समझाया था कि तबादलों के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो सामाजिक काम में और सरकार के नीतिगत निर्णय को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जरूरत होती नहीं तबादलों की। तबादलों की जरूरत तो विधायक को होती है, क्योंकि डिजायर सिस्टम जब से लागू किया है, ये प्रशासन अपने तौर तरीका तो भूल गया कि एक चपरासी का तबादला भी अगर मंत्री करता है और एक कलेक्टर नहीं कर सकता, या जिले का जो संबंधित डीओ अधिकारी, जो जिला अधिकारी होता है, वो नहीं कर पाता है, तो उसकी अव्यवस्थाएं आपने देखी है शुरू से, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है। तो ऐसी स्थिति में तबादला नीति बार बार बनने की बात आती है विधानसभा में। और ओंकार सिंह जाट एक आईएएस अधिकारी हैं, जो कि स्टैटिक्स विभाग से होते थे, फिर आईएएस बन गए थे। उनको कितनी बार बनाने के बाद शिक्षा विभाग की नीति बनाने के लिए बहुत बार कहा, और अभी तो कह रहे हैं कि भाई चिकित्सा विभाग की हमने एक नीति बना ली है।
अब नीति के अंतर्गत तबादले जिस तरह से होंगे तो फिर विधायक जी को तो कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल नीति लागू करेंगे, नीति लागू करेंगे, नीति लागू हो ही नहीं पाई। राजेश जी, आपकी सरकार लागू कर नहीं पाई। अब ये सरकार भी कह रही है नीति लागू करेंगे, कैबिनेट में हमने बातचीत की है और सारी चीज की है, लेकिन सबको पता है कि कैबिनेट भी में भी वही विधायक ही शामिल होते हैं। मंत्री अपने तौर तरीका अपना करके एक मंत्री दूसरे मंत्री को डिजायर भेजता है। आजकल डिजायर सिस्टम, बहुत सारी डिजायरें सबके पास मौजूद है, तबादले में छूट नहीं मिल पा रही है। तो कह रहे छूट तो मिले कैसे? 3rd ग्रेड का जब आप भर्ती नहीं करोगे तो तबादले करोगे तो स्कूल खाली हो जाएगी। स्कूलें तो खुल गई बहुत ज्यादा, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार स्कूलें बहुत खोल गई, बहुत सारे चिकित्सालय खोल गई, भर्ती हुई नहीं, ना वो सरकार कर पाई है न सरकार कर पाई। तो ऐसी स्थिति में तबादला करें तो कैसे करें? तो ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर जो प्रदेश की स्थिति बनी हुई है कि संविदा के आधार पर जो नौकरी करने वाले लोग सरकार को चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ठीक नहीं कही जा सकती। मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से माननीय विधायक और मंत्री जी के बीच में हॉट टॉक होना और फिर मंत्री जी का स्पष्टीकरण जारी करना कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो तबादला करने का अधिकार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने जब विधायक दल की बैठक लेते हैं या विधायक दल जिस तरह से बात करते हैं, तो उनको कोई न कोई ऐसा सिस्टम, क्योंकि अभी तो देखिए बाढ़ है, आप राहत के लिए किसी को तबादला करना ठीक नहीं है। अभी महामारी होगी जिस पर बारिश के बाद, तो चिकित्सा विभाग में कैसे तबादले करोगे? शिक्षक है नहीं तो शिक्षक को भी तबादले, 2nd ग्रेड के तबादले तो किए हैं, 1st ग्रेड के तबादले किए हैं, लेकिन क्योंकि 3rd ग्रेड के तबादले करना संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ डेपुटेशन जरूर हुए होंगे, जिस तरह से सरकार पहले वाली सरकार अपने लोगों को करती है, वो हटा करके ये लोग करते हैं। तो तबादला नीति बन जाए तो निश्चित तौर पर कर्मचारी भी समझदारी करेगा कि भाई इस नीति में मैं आता हूँ तो ठीक है, लेकिन विधायक नहीं चाहेंगे कि तबादला नीति बने, क्योंकि तबादला नीति बनने के बाद विधायक जी को पूछेगा कौन? इसलिए तबादला व्यापार बंद हो जाएगा। तबादला नीति बनने से तबादला व्यापार बंद हो जाएगा। कई बार विधानसभा में चर्चा होती थी कि आपने देखिएगा बहुत सारे अभी मंत्री नहीं है, उनके नामों की चर्चा होती कि पेट्रोल पंप पर जो किस तरह से होता था, बेटे बेटी और बहुत सारे एजेंट जो काम करते हैं, निश्चित तौर पर ये बदनामी को निश्चित तौर पर जो तबादला कराने अधिकारी कभी भी पार्टी का सगा नहीं होता, ना राजनीति। वो तो अपने मतलब का सिद्ध करता है कि वो अपने का तबादला करे और बदनाम हो तो कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो शिक्षक दिवस पे ही पूछ लिया था कि भाई पैसे चलते हैं क्या? उन्होंने सहज सर से पूछा था, उनके मन में ही नहीं था कि ऐसा कुछ जवाब आएगा, वो भी चर्चा का विषय बना। निश्चित रूप से तबादलों में पैसा चलता है। मुख्यमंत्री जी इतने भोले हैं कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था, पूर्व मुख्यमंत्री जी, माफ कीजिए। बहरहाल कोई बात नहीं, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। हम वापस राजेश कटारा जी उस बात पर आते हैं जिससे हमने इस चर्चा को शुरू किया। एक विधायक का इस तरह से फूट पड़ना, इस तरह से परेशानी का मीडिया के सामने आना, इस तरह से बेबस हो जाना, मैंने कहा, और मैं समझने की राजस्थान की जनता के लिहाज से, क्योंकि ये सिर्फ एक विधायक का मुद्दा नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो सरकार पर लगातार पर्ची की सरकार के जो हमले हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। कभी वसुंधरा राजे कहती हैं कि लौंग की, पीतल की लौंग पहनने वाले, कभी वो कहती है मुझे जयपुर बुलाया गया था लेकिन मैंने कहा मैं झालावाड़ आऊंगी। तो ये जो संदेश चौतरफा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन संदेशों के बीच घिरे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है, सरकार के सामने चुनौती है कि वो लोगों के काम करें। अब लोगों के काम तो दूर, विधायकों के काम ही अगर इस तरह से नहीं होंगे तो राजेश कटारा जी, वाकई में ये जो सरकार के मंत्रियों की बेबसी, आप क्योंकि सत्ता में रहे, आप ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं, ये जो विधायक महोदय की परेशानी है, ये किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है क्या? देखिए, इसमें साजिश तो कोई नजर आती नहीं है इस तरह की, परंतु ये चुनौती है, मैं मानता हूँ राजस्थान सरकार की चुनौती ना होकर के ये चुनौती भारत सरकार पर ही भारी पड़ेगी। क्योंकि ये जो सरकार का गठन जिस तरीके से हुआ है वो ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है। इसमें एक पर्ची डाल करके एक मुख्यमंत्री को निकाला गया है, इसमें कोई इस तरह की बहस नहीं हुई, कोई विधायक दल की कोई बैठक नहीं हुई, इस तरह की विधायकों से निकल के कोई नाम नहीं आया। तो ये चुनौती और ये जो भी आरोप लगेंगे ये केंद्र सरकार पर ही लगेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही इन विधायकों पर एक मुख्यमंत्री दिया है।
तो आज अगर विधायक कोई कह रहा है, आप बताओ, एक्स सीएन, जेएन, ईएन, जो जिस तरह के जो है कर्मचारी, उनके बिना विधायक कैसे काम करेगा क्षेत्र में, आप बताओ। उसकी टूनिंग भी होनी चाहिए। आज कोई अपना पीए भी अपने हिसाब से नहीं रख सकता। सारे आप देखो, खुद मुख्यमंत्री जी के पीए 3-3 बार बदल दिए गए, उप मुख्यमंत्री के बदल दिए गए, अब दोनों उप मुख्यमंत्री को बदल दिए गए, कोई मंत्री नहीं रख पा रहा। तो इसमें मुझे तो कोई गलत लगता नहीं। इस तरह का कोई अपने हिसाब से कोई संचालन समिति को रखता है, अच्छी बनाता है, उसमें क्या क्या गलत है? उस पर भी इन्होंने अड़ंगा लगा दिया कि नहीं रख सकते आप जी। इसका मतलब राजेश जी, जो मुख्यमंत्री की चुनौतियां हैं, सरकार की चुनौतियां हैं, वो इस बात से संबंधित ज्यादा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, सीमाएं हैं, सत्ता का केंद्र दिल्ली से संचालित हो रहा है, इसलिए हो रहा है ये सब। लेकिन इसमें जो बीजेपी के भीतर की बगावत या साजिश, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि रामविलास जी की, मीणा जी की जो परेशानी है, वो सच में उनके काम नहीं होने की जो परेशानी है, वो निकल कर सामने आई है। राजीव जैन जी, अगर ये बात है तो एक बात देखिए ये परेशानी तभी तो है, ये परेशानी तभी तो सामंजस्य नहीं बैठ रहा उनमें आपस में, इसलिए परेशानी आ रही है, इसलिए विवाद हो रहा है। वो कुछ चीज मांग रहे हैं, देना नहीं चाहते वो चीज उनके लिए, तो परेशानी तो आएगी। विघटन तो हो ही रहा है, अंदरूनी कलह तो है ही, क्योंकि 10 महीने हो गए सरकार को, 10 महीने से एक तरह से ट्रांसफर पोस्टों पर बैन नहीं हटा पाए और मन वहां पे कर्मचारी लगा पाए, तो क्या उनको कुछ देना नहीं चाहते? क्योंकि पहले कृषि मंत्री जी भी राजकोट उसी क्षेत्र से आते हैं, उनका आज तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। हमारे कई बार प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं, भाई आप मंजूर नहीं कर पा रहे हो, आप किस पे इतना पावर है कि उसको मंजूर करो? नहीं कर सकते हो आप, एक काम करो, लॉटरी निकाल लीजिए, 2 टिकट डाल लीजिए, इधर से यस या नो कुछ तो आएगा, वही कर लीजिए अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है तो। कुछ तो करो। आज कृषि मंत्री है ही नहीं राजस्थान में। आज कृषि पे कितना बड़ा आ रहा है, बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं फसल खराब हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? इसका हिसाब किताब कौन देखेगा? सब कामों को कोई, केंद्र वाली बात, एक आदमी सारा काम करेगा मीना जी? तो ये आपस में सरकार को चलाएं और जनता का नुकसान ना करे। जनता ने इन पे पता नहीं गलती से भरोसा कर लिया, आज जनता पछता रही है उस बात को लेकर के, और 4 महीने बाद इलेक्शन होगा, उसमें आप ज्यादा सांसद कांग्रेस को दे दिए उन्होंने जी। जी। राजीव जैन, एक बात जो समझ में आती है वो ये कि जिस तरह से सत्ता का केंद्रीकरण पिछले 25 सालों के 2 मुख्यमंत्रियों के समय में, सत्ता का केंद्रीकरण जो हुआ, ये सारे काम मुख्यमंत्री कार्यालय से होंगे और मंत्री जो है वो तुलनात्मक रूप से फ्री हैंड नहीं थे। ये अशोक गहलोत जी की सरकार में भी हुआ, ये वसुंधरा राजे जी की सरकार में भी हुआ। अब राजस्थान की जनता को और बीजेपी ने जब कहा और नए मुख्यमंत्री बनाए पहली बार के विधायक को, तो ये उम्मीद की गई थी कि मंत्रियों के पास भी अधिकार होंगे, मंत्री भी जो है वो जनता के काम ज्यादा बेहतर ढंग से फैसले लेकर कर पाएंगे। राजीव जी, वैसा कुछ हुआ नहीं। ऑडियो ऑन करिए अपना। अब आ रही है आवाज? जी जी। मतलब जिस तरीके जो आपका सवाल है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने उसके बाद का पूरा घटनाक्रम देखें। आपने अभी कहा कि विधायकों में जो कुछ मैं नहीं कह सकता कि बगावत वो नहीं है, लेकिन ये होता गया है कि विधायकों की नाराजगी फिर असंतोष में बदलती है, विधायकों की फिर असंतोष से उसके बाद वाली स्टेज आती है बगावत वाली। तो नाराजगी, असंतोष और फिर बगावत। तो ये अब धीरे धीरे विधायकों की नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। पिछला विधानसभा सत्र चला, उसमें भी काफी सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने पीड़ा जाहिर की। अब वो एक दलीय सीमा में बंधे रहते हैं, तो उन्होंने कुछ इशारों में बात की या तंज कसते हुए बात की, तो वो अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं जता रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये दूसरी बात, जहां मुख्यमंत्री बने और सत्ता का केंद्रीकरण जो मुख्यमंत्रियों के पास हो जाता है, तो निश्चित तौर पे जब जो ताकतवर नेता होता है या वो मुख्यमंत्री बनता है, तो निश्चित तौर पे उसके पास सत्ता केंद्रित हो ही जाती है। बाकी मंत्री, विधायक सब उसी की तरफ देखते हैं और उसका प्रयास ये भी होता है कि भाई मैं ही सबको संतुष्ट करूं। जो मजबूत नेता होता है, जब मजबूत नेतृत्व होता है। लेकिन अब हुआ क्या, एक पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। उनसे वरिष्ठ काफी नेता थे या लोग या सत्ता पक्ष के लोग इस चीज को सहन भी नहीं कर पाए, वो सहज भी नहीं हो पाए कि ये क्या हो गया। तो काफी समय तक तो तरह तरह की चर्चाएं भी चलती रही और उसके बाद अभी भी कुछ ऐसी चर्चाएं चलती हैं जो आप और हम सब सुनते हैं कि क्या होगा,
कब तक रहेंगे, कब तक क्या है। और जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको भी ये लगता है कि भाई वो एक अलग चीज है, उनको क्या लगता है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यदि वो अपने आप को मजबूत बनाना चाह रहे होंगे तो उनके जो इर्द गिर्द उनके भी सलाहकार है मुख्यमंत्री के, वो अधिकारी वर्ग में भी है, राजनीतिक तौर पे भी होंगे, तो वो उनको सत्ता का केंद्रीकरण का भी पाठ पढ़ाते होंगे कि सारी ताकत आप अपने पास रखो। जैसे झावर सिंह खर्रा ने कहा ये तो मुख्यमंत्री के पास में कर ही नहीं सकता तबादला। तो इस तरीके की चीजें भी उठती रहती है। ये हमेशा पिछले 25-30 सालों से हम देख ही रहे हैं इन चीजों को। ये सत्ता पक्ष में हमेशा होता है कि विधायकों की नाराजगी होती है, वो ज्यादा बढ़ेगी तो फिर असंतोष का रूप लेगी। तो अभी जो मुख्यमंत्री है तो उनको सबसे पहले जो काम पर ध्यान देना चाहिए कि काम किस तरीके से जनहित के होने चाहिए। 10 महीने की सरकार हो गई, 2 महीने बाद 1 साल हो जाएगा, पहली वर्षगांठ सरकार बनाएगी, तो वो क्या अपनी उपलब्धियां लेके जाएगी? सिर्फ एक वो बजट की घोषणा, ये वो, धरातल पे तो कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं तो खूब हुई। बजटीय घोषणाएं जो हुई है वो 4-5 साल में पूरी होगी जाके। जो बड़े बड़े निर्माण कार्यों की जो घोषणा कर दी गई है सरकार की, वो तो 4 या 5 साल बाद दिखेंगे। जो तात्कालिक लाभ की चीजें होती है, तात्कालिक जनहित के काम होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो 1 साल में ही दिखने लग जाने चाहिए। जनता को कहीं ना कहीं ये महसूस होना चाहिए कि नहीं ये अच्छी सरकार है, ये अच्छा काम कर रही है। और विधायकों को भी लगना चाहिए। विधायक खुद ही बोलने लग जाएंगे तो जनता में तो उसका अलग ही मैसेज जाएगा। तो विपक्ष तो तैयार तो तैयार तो नहीं है, अभी तो राजीव जैन जी, अभी तो मुखर होकर एक विधायक आए हैं, तो हम विधायकों नहीं बोल सकते। लेकिन जो बात मीरा जी मैंने कहा अभी एक विधायक की बात उजागर हुई है। हाँ, दबे जवान बहुत से विधायक कहते होंगे मंत्रियों से, विधानसभा में कुछ विधायकों ने इस तरीके की बातें उठाई। अब वो मैंने पूर्व में ही कहा कि वो दलीय सीमा के कारण एक उस ढंग से कही है, लेकिन उनका इशारा या उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं इस तरीके से जाहिर हो रही थी कि हमारी सरकार बन गई, इतना समय हो गया, इस तरीके के काम नहीं हो रहे, तो ये एक तरह से उनकी नाराजगी का ही भाव था। अब वो बाद में ज्यादा पनप जाए वो एक अलग चीज, तो ज्यादा नहीं बन पाए तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी कि वो अपने काम धाम से विधायकों को संतुष्ट रखें। विधायकों को संतुष्ट रखेंगे तो निश्चित तौर पे जनता भी संतुष्ट होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में बार बार जो बात निकल कर आ रही है वो बार बार मुख्यमंत्री की तरफ जा रही है। मुख्यमंत्री को अब क्योंकि 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, इसलिए अब मुख्यमंत्री को ये स्पष्ट संदेश देना पड़ेगा अपने कामों में से कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा। इस तरह की जो इमेज, छवि या जरूरत या जो तस्वीर है वो निकल कर अगर सामने आ रही है और वो विधायकों के नाराजगी के रूप में इस तरह से मीडिया के सामने आ रही है, तो गोविंद चतुर्वेदी जी ये साफ है कि जमीन पर आम आदमी बोल नहीं सकता है, विधायक पार्टी की सीमाओं के भीतर बोल नहीं सकते हैं, अफसरों के पास अपनी ब्यूरोक्रेटिक सीमाएं होती हैं। तो फिर मुख्यमंत्री को पहल लेकर किस तरह से अब काम करने चाहिए कि ग्राउंड पर काम भी नजर आए और उन पर जितनी भी चीजें उनको लेकर कही जा रही हैं वो भी धूमिल हो या राज्य की जनता के हित में काम करे। ऑडियो सर, ऑडियो ऑन करें। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है आपका और इसका जवाब देना बहुत आसान नहीं है। मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए ये एक मुद्दा हो गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री वो कर पाएंगे ये दूसरा है। तो वो जो प्रोविजो लगता है, मैं वो प्रोविजो लगा के कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री भजनलाल को काम करने की खुली छूट दे, उनके ऊपर जो तमाम तरह के प्रशासनिक नियंत्रण लगाने की कोशिशें हम सुन रहे हैं उनसे उनको मुक्त कर दे, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि चाहे कोई पहली बार बन रहा हो लेकिन वो अपने को दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आज हर तरफ से वो मुख्यमंत्री, एक तो ये चीज़ पर्ची ये तो एक हो गया, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में अफसर नहीं है, आधे पद वहाँ भी खाली हैं, IAS ऑफिसर्स के खाली हैं, RAS के खाली हैं, IPS के खाली हैं।
पार्टी की हम हालत देख रहे हैं, मदन जी राठौड़ को अध्यक्ष बनाया है, नए प्रभारी बना दिए। अब इनमें पार्टी मतलब मुख्यमंत्री जी कितनी पूछ रहे हैं या राज्य नेतृत्व पार्टी का है उससे कितनी सलाह मशविरा हो रहा है, ये सब चीजें मतलब किसी एक सवाल के लिए इन सब चीजों को आपको जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए अभी राजीव जी भी बता रहे थे और आप कह रही थी एक एमएलए का, एक एमएलए नहीं है। हमने पहले भी शायद इसी फोरम पे चर्चा की थी कि राधा मोहन अग्रवाल है शायद, राधा मोहन अग्रवाल जो नए प्रभारी बने हैं बीजेपी के, अग्रवाल, डॉक्टर राधा उन्होंने मोहन जो अग्रवाल। पहली मीटिंग ली उसमें जो उन्होंने व्यवहार किया वो बहुत बड़े नेता होंगे, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, राज्यसभा में हैं, वो जो कुछ भी हों बहुत बड़े नेता होंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ उनसे कहना चाहता हूँ, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र राठौड़ की हैसियत भी राजस्थान में कम नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बातें करना शुरू किया, नंबर एक। नंबर दो, फिर उस मीटिंग में आप देखिए जब हम एक एमएलए की बात कर रहे हैं, उस मीटिंग में 65 एमएलए थे। ये तो अखबारों में छपा है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। 65 एमएलए का मतलब 35 और 15 50 एमएलए नहीं थे या आकर के उठ करके चले गए। तो उन सब लोगों का भी किसी नए प्रभारी की पहली मीटिंग से चले जाना बहुत, मतलब हम इसको बहुत आराम से छोड़ देते हैं, लेकिन आज के 20 साल 25 साल पहले की विधायक दल की बैठकों में, 40 साल पहले की विधायक दल की बैठकों में एक एमएलए की गैरहाजिरी मैटर करती थी और उस एक एमएलए को कारण बताओ नोटिस दे के किसी भी विधायक दल की बैठक से या पार्टी की बैठक से उनसे जवाब तलब होते थे। तो आप जवाब तलब तो करने की हैसियत आपने ये कह के ही खो दी जब आपने राजेंद्र राठौड़ को वहां नीचा दिखाने की कोशिश की। राजेंद्र राठौड़ मतलब किसी और मकसद से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस आदमी की अपनी हैसियत है राजस्थान की राजनीति में, या घनश्याम तिवारी है, राजेंद्र राठौड़ है, वसुंधरा राजे सिंधिया इटसेल्फ, ये सब लोग अब कोई नया प्रभारी बन जाए तो इन सब चीजों को जब आप जोड़ के और फिर एक आदमी को खुला काम करने का मौका देंगे तो जो सेटअप अभी है मान लीजिए उसमें भी वो आदमी परफॉर्म जितना कर पाए नहीं कर पाए, और नहीं तो वाकई में उनके लिए बहुत मुश्किल का देखता हूँ मैं तो सीन। मुख्यमंत्री तो बन गए वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे का परिदृश्य पार्टी के लिए भी, क्योंकि एक साल जो अभी राजीव जी और श्याम जी कह रहे थे, राजेश जी ने भी कहा कि एक साल पूरा होने पर जब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, फिर इन झगड़े फसादों को लेके तो नहीं जा सकते। और दूसरी बात, आप और हम जो मीडिया है, हम कहीं भी बैठ के कुछ भी कह दें किसी भी मंच से, चाहे अखबार से, चाहे दृश्य माध्यमों से या श्रव्य माध्यमों से, जो भी हम कहीं भी कुछ भी कह दें, लेकिन जनता जो है उसका परसेप्शन तो ग्राउंड पे होने से बनेगा। जो राजीव जी ने कहा कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है, खेती का मंत्री नहीं है, इस्तीफा दिए बैठा है, वो खुद कह रहा है मुझे खुद को नहीं पता कि मेरा इस्तीफा, मैं मंत्री हूँ या नहीं हूँ। तो इन सारी सूचों में अगर जनता के काम नहीं होंगे, जनता को सुविधा नहीं मिलेगी, तो फिर एक साल पे अखबारों में तो या दूसरे माध्यमों से हम प्रचार कर लें, खूब लंबी चौड़ी मीटिंग कर लें, जो भी कुछ करना है प्रचार के लिए, लेकिन पब्लिक परसेप्शन खराब होगा, वो शुरुआत अच्छी नहीं होगी। इसलिए उनको बहुत खुल करके, लेकिन फिर वो भी जो आएगा बहुत खुल के काम करना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है जी। तो मुश्किल चुनौती राजस्थान की सरकार के सामने इस वक्त ये है कि वो सत्ता में और अपनी पार्टी के विधायकों के काम कुछ इस रफ्तार से कराएं कि एक साल होते होते ये राजस्थान की जनता को समझ में आए कि उन्होंने जिनको वोट दिया है, जिनको सरकार सौंपी है, वो उनके लिए काम कर रही है। राजेश कटारा जी, विपक्ष में होते हुए आप महसूस करते हैं कि सत्ता पक्ष के लिए अपनी पार्टी के प्रवक्ता को इस विषय पर भेजना कितना मुश्किल है कि वो भेजते नहीं है? ऑडियो ऑन करिए राजेश जी। देखिए, उनको प्रवक्ता भेजना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जब उनके मंत्री बोल रहे हैं तो प्रवक्ता को बोलने में क्या परेशानी है, उनके विधायक बोल रहे हैं तो प्रवक्ता को बोलने में क्या परेशानी है। ये जवाब तो या उन्हीं को भेज दीजिए, आप प्रवक्ता के पद पर वही जवाब दे दीजिए। ये मंत्री आ नहीं सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप जो लेते हो डिबेट, उसमें मंत्री भी आ सकते हैं, विधायक भी आ सकते हैं। हमारे मंत्री जाते थे, हमारे विधायक भी जाते थे, उन्होंने किस वे में कहा है तो वो जवाब दे, जनता को समझाएं। जी
राजीव आपकी जैन थोड़ी जी, पूछ लेगा आपकी गलती। ठीक है राजीव जैन जी, वाकई में सत्ता पक्ष के लिए इतना मुश्किल है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो इस तरह से रोजाना बचती रहती है कि इस विषय पे ये हमारा घरेलू मामला है, हम बात नहीं करेंगे। तो बात मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे हैं, बात पार्टी भी नहीं कर रही है। देखिए, जहां तक आपकी बात है, प्रवक्ता उनको भेजना चाहिए, वो अपनी बात रखते। यहाँ इस मंच पर भी कह सकते थे कि घरेलू मामला है, हम सुलझा लेंगे, या ऐसा नहीं है। जो चीजें जो राजनीतिक तौर पर उनको जो सूट करती हो वो कहनी चाहिए, उनकी बात भी सामने आती। कुछ चीजें पार्टी में डिस्कशन तो होता ही होगा। जब ये चीजें मीडिया में आ जाती हैं, सार्वजनिक हो जाती हैं, तो उन चीजों पे एक चीज आती है, जनता को भी पार्टी की बात का ही वो तो समर्थन करते, तो निश्चित तौर पे उनको आना चाहिए। लेकिन जहां तक अब सरकार का कामकाज है, तो उसको अपनी जो चर्चा का विषय है उसको गति मिलनी चाहिए। सरकार जी तभी कहीं ना कहीं जी दिखनी चाहिए। बहुत सी चीजें जी। ऐसी स्थितियां बन रही है प्रदेश में हम्म कि उसमें हम्म सरकार कहीं कटघरे में नजर आती है। तो उस हम्म कटघरे से बाहर निकलने के लिए हम्म मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं अपनी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग करना चाहिए। जो करना पड़ेगा। पदोन्नति होती है वो हम्म निश्चित तौर पर कर सकते हैं। जो हम्म मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, श्याम जी, वो श्याम जी, ये जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, क्या ये सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है, या मुख्यमंत्री को ये जेन्युइन फीडबैक देने वाला कोई है नहीं, या फिर मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इससे ओवरकम करें? देखिए, राजनीति में सब कुछ चलता है। अगर राजनीति में सब कुछ नहीं चलेगा तो फिर आज आप और हम बातचीत कैसे करेंगे? अब देखिए, प्रभारी तो कांग्रेस के भी प्रभारी ऐसे हैं, जैसे राधा मोहन अग्रवाल है, वो भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको पता नहीं पड़ता। फिर कहते हैं कि देखिएगा वो सचिन पायलट को तो क्या कहते हैं, सचिन पायलट तो उनके आते ही नहीं थे उनकी मीटिंगों में भी। देखिए, जी, राजनीति में हैसियत रखने की जरूरत है, और प्रभारी नाम को जम के प्रभारी बदनाम सही। नहीं, लेकिन प्रभारी को अपना प्रभार किस प्रकार से चलाना चाहिए, आते ही चीटाकशी करने का अधिकार प्रभारी के पास नहीं होता। नॉलेज तो जी ले पहले प्रदेश की आकर के। जी भाई, आप जो है बड़ी डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर हो, आप पैदल चल के काम करते हो, अच्छे हो, ठीक हो, लेकिन राजस्थान की नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। आप एक तो देरी से आए, पहले आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि पता है कि उपचुनाव जीतना बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसी स्थिति में, और 11 लोकसभा के चुनाव तो सत्ताधारी पार्टी ने हारे हैं ना, तो किस जी हैसियत से कह रहे, दौसा का चुनाव जीते हैं क्या? तो फिर राम निवास जी को कीजिएगा, तबादला किस आधार पर कराना चाहते हो? पार्टी हम्म को हराना भी चाहते हो, फिर करो तबादला भी नहीं हो रहा। ये देखिए, परिस्थितियां बड़ी अलग तरह की हो गई हैं। 11 लोकसभा चुनाव हारने के बाद अगर पार्टी फिर वही कहे कि मैं प्रफुल्लित हूँ और बहुत कुछ कर पाऊंगी, बहुत चुनौतियां सामने आ गई हैं। और जी चुनौतियों को फिर जी आपके पास 6 उपचुनाव और है, और उपचुनाव हम्म में भी आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप कह रहे हो जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे नहीं। अभी देखिए, जी राजेंद्र राठौड़ ने तो कह ही दिया कि हम हम्म 3 ही जीत सकते हैं, बाकी जीत नहीं सकते। लेकिन श्याम जी, राधा मोहन अग्रवाल बोल रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ भी बोल रहे हैं, चाहे इतना ही बोलें कि प्रभारी हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। वसुंधरा राजे भी बोल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है गोविंद चतुर्वेदी जी, वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। वो जितना जो भी कर सकते हैं सिर्फ करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों का ग्राउंड पर तब्दील नहीं हो रहा है। ऑडियो सर, ऑडियो ऑन करिए। मुख्यमंत्री जी शायद निर्विवाद रहने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं किसी में न इधर जाऊं न इधर जाऊं, सबका बन के रहूं। तो सबका बन के रहने का ही रास्ता नहीं होता। आपको सही गलत तो कहना पड़ेगा, जितना कह सकते हो उसकी सीमाएं होती है। निश्चित तौर पे जो श्याम जी बार बार इशारा कर रहे हैं, राजनीति राजनीति, तो राजनीति तो है और उसमें वो सीमाएं होती हैं। लेकिन फिर भी मतलब बार बार कितनी बार अपन बात करें, लेकिन उस इशू पे इतना ही है कि अब घूम फिर के फिर वो आता है कि सामने जो लोग बैठे हैं वो हम्म इतने भारी हैं हम्म कि उनको फेस करना किसी भी नए आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जी और वो जी नया तो आदमी तब कर मुख्यमंत्री सकता है जब उसको हम्म राजस्थान की पूरी समझ हो, पूरी पकड़ हो। लेकिन फिर भी हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो फीडबैक आप कह रही हैं अलग अलग माध्यम से जा ही रहा होगा मुख्यमंत्री जी के पास, और उनको इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि कल तक वो क्या थे वो अलग बात थी, लेकिन हम्म 10 महीने से वो राजस्थान के आज वो मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करना चाहिए, और उन्हें उन तमाम भारी भरकम
चेहरों के साथ अपने आप को या तो खड़ा करना चाहिए या फिर हट जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने चुनौती है कि वो अपने मंत्रियों और विधायकों को कैसे अनुशासन में रखते हुए उनके कामों को रफ्तार दें। इस वक्त राजस्थान की जनता की सबसे बड़ी मांग है कि उनके काम जो हैं वो जल्दी हों, बदली हुई सरकार उन्हें महसूस हो। अगर विधायकों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, अगर मंत्री अपने आप को लाचार बता रहे हैं, तो ये सरकार के लिए और सत्तारूढ़ दल के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।